चुप रहो। देखा केस में तो शर्ट चेंज किया था। ये वाला शर्ट पुराना है, ये मैंने देखा है। तो कोई आया ही नहीं, आप हमको पढ़ाएंगे अकेले। हमको कितनी शर्म आती है। हाँ हम पाँच बजे आएंगे। अब हमारे लिए पेपर बनाएंगे, हम टेस्ट करेंगे। इसे कौन सुनाएगा? अभी खाना कौन बना रहा है नीचे? अभी सर हाँ हमको बोल दीजिए। तो फिर क्या होगा ना, हम आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस दे देंगे। So may I come in? आके बोल रहे थे एक्टर। ये टेस्ट होगा या नहीं होगा, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। सर वो जो चैप्टर है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, वो वाला सर आप पढ़ा दीजिए। क्लास खत्म होने के बाद मुझे एक्चुअली कहीं जाना है आज। शॉपिंग पे कल क्लास के बाद कर लो। सर शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये सर कल क्लास के बाद कर लेंगे। फैन को थोड़ा कमा कर हम चला सकते हैं। चलो पहले वाले का 40 मिनिमम डेविएशन और हाँ न्यू लिखिए 60 प्लस साइन 50 कैसे निकालेंगे? कितना? साइन 50 तब हम न्यू निकालेंगे
अब साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, तो उसमें 40 प्लस 60 बाई 2 मतलब 50। डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? 2i माइनस ए। पहले तो 40 हाँ, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला क्या है? म्यू का तो साइन ऑफ साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। सर साइन 30 का तो वैल्यू पता, लेकिन साइन 80 का क्या बोलूं? जगह नहीं आपको साइन ए प्लस बी ओ हाँ हाँ हाँ, साइन 40 40 हो जाता है, 40 वैल्यू साइन 40 वैल्यू। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो फिर नहीं बनेगा ये एग्जाम में, हमसे तो बनेगा ही नहीं। आइडेंटिटीज कुछ लगा के शायद करवाना हो। 1 मिनट रुको। साइन 30 से बड़ा 60 से कम ऐसे। साइन 50 का वैल्यू लिख लो। हाँ हाँ, सब तो बनता है। दिया हुआ है। लिख लो। उन्होंने डायरेक्ट यूज़ करा है बट आपको दिया जाएगा। हाँ सर एग्जाम में जब कोई वैल्यू ऐसे देते हैं तब उन्हें एग्जैक्ट यूज करना होता है या अप्रोक्सीमेशन भी? नहीं, उसको एग्जैक्ट यूज़ करो। ऑप्शंस बताएंगे, ऑप्शंस पास पास है तो फिर आप एग्जैक्ट ही यूज़ कर लो। इसमें ऑप्शंस पास पास थे क्या? ये ऑप्शन है ही नहीं इसमें, क्वेश्चन दिया सीधे सॉल्व किया उन्होंने। 1.532। हो सकता है वो सिर्फ 0.76 दे दे। 1.532। पूरे के नीचे हाफ है। नीचे वाला करो। cos 50 का वैल्यू पूरा नीचे हाफ। अच्छा अच्छा 60 Ahora cuatro minutos, इसमें ना आर दिया हुआ है ना आई दिया हुआ है, कुछ भी तो नहीं दिया हुआ है।
सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। एक कैपेसिटर का एक टाइम इक्वेशन होता है जिसमें लॉग लेके ट्रांजिएंट एनालिसिस का सर वो सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप तो करवाएंगे। मैं करवाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा तो मैं इक्वेशंस दे दूंगा उसका। एक ही बार उसका क्वेश्चन नीट टाइप एग्जाम में पूछा है, वो भी आई थिंक एम्स या आईआईटीएमटी में। फिर उसके बाद वो कहना ना कि हम पहले वो करेगा शॉर्ट सर्किट की वजह से ओपन से, और इंडक्टर में इसका होता है वो का नाम है याद है सिर्फ भूखा बोलती तो भी काम हो जाता। नहीं वो आपने कहा था वो का नाम होता है मुझे ही बदनाम करो। वो अपने 2 sin a/2 कैसे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, अच्छा 2 sin थीटा cos थीटा ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला। एंगल ऑफ से 90 डिग्री है, डी मिनिमम डेविएशन भी तो 90 होगा। हो गया। But J means J means now did the point you need to put it that's one I think for दूर थे कर इसमें पढ़ा लिखो अगला क्वेश्चन। A ray of light undergoes a minimum deviation. A ray of light undergoes minimum deviation of 30 degree when incident. A ray of light undergoes minimum deviation of 30 degree when incident on an equilateral prism. When incident on an equilateral prism, find फर्स्ट में लिखना एंगल सबटेंडेड by the ray inside the prism, angle subtended by the ray inside the prism with the base of the prism. सेकेंड में
सेकंड में म्यू, थर्ड में R1 कॉमा R2। You are 3 R1. सर प्रिज्म के बेस के साथ एंगल कैसे सपोज करें? रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या प्रोफेसर? बेस ऐसा है, अंदर वाली रे अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, अंदर वाली रे अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, वो एंगल पूछा जा रहा है। ड्राइंग बंद हो गई। सर फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये अगर रे आई है तो अपने पास से डिविएट होके इधर कहीं जाएगी, तो ये वाली रे और इसके बीच में एंगल, दिस इज द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड दिस इज द रे इनसाइड द प्रिज्म, इन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है। नोट्स में मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन पे पहुंचिए, वहीं पे उसका आंसर है। पैरेलल हो जाता है क्या दोनों रेज, तो एंगल कितना होगा? खत्म। सर फिर से बोलिए एक बार अच्छे से। जब मिनिमम डेविएशन में ये रे जाती है तो कंडीशन क्या थी? I इज इक्वल टू ई, और दूसरा कंडीशन R1 R2 भी कैसा होता था? और इसका वैल्यू A/2 होता था। और अंदर क्या ये बोला था कि ये जो रे जो अंदर जा रही है, दिस बिकम्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, बाइसेक्ट करती हुई जाती है। तो अगर ये अंदर पैरेलल टू द बेस जा रही है तो ये बेस और इसके बीच में एंगल कितना? 0 दो पैरेलल रेस के बीच में एंगल 0। तो आंसर 1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर 0 डिग्री। म्यू निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो फिर R1 हाँ बिल्कुल इक्वल होगा, A/2 होगा, वो पूछा भी है। तो R1 R2 ये इक्वल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? A/2। और इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है तो ये कितना लेंगे? तो इक्विलैटरल प्रिज्म का ही मतलब है कि तीनों एंगल्स कितने हैं? 60 डिग्री। हाँ μ√2 है। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू आपको मिलेगा √2। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखो, एक होमवर्क दूंगा। तो फर्स्ट आंसर में प्लीज लिख लेना कि जो रे इनसाइड द प्रिज्म होती है इट बिकम्स पैरेलल टू द बेस, इसलिए एंगल 0 होगा वहां पे। लैम्डा मिनिमम तो इस केस में ये होगा ना? डेल्टा मिनिमम। हाँ सर, हाँ डेल्टा। हाँ डेल्टा मिनिमम का आई थिंक वैल्यू दिया था क्या? 30 दिया हुआ था। लेकिन बोला था कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो इक्विलैटरल प्रिज्म में हर साइड तो 60 डिग्री होगा। तो अगर डेल्टा मिनिमम, अगर हम मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए देखें तब तो प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। तो डिविएशन मिनिमम उसके बराबर होता है क्या? हाँ मतलब कंडीशन तो नहीं नहीं वो कोई कंडीशन थोड़ी है। वो नहीं। आ रहा है समझ में? सॉरी।
लिखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन. A ray of light falls normally. A ray of light falls normally on a refractive face of a prism. A ray of light falls normally on a refracting face of a prism of Ri 1.5. A ray of light falls normally on a refracting face of a prism of Ri 1.5 if the ray just fails to emerge from the prism, जस्ट फिर just fails to emerge, निकल नहीं पाती है. मतलब टीआईआर हो गया. If the ray, just condition है TIR का, if the ray just fails to emerge from the prism निकल, if the ray just fails to emerge from the prism, find 1 2 3 करके लिखते जाओ. प्रिज्म एंगल ये 3 चीजें, 4 चीजें टेक्निकली. जस्ट क्रिटिकल एंगल लेके रहे सोचना है आपको, जस्ट क्रिटिकलिटी पे एनालाइज करना है. आई नहीं दिया उसने। आई दिया तो है, नॉर्मल इंसिडेंस है. आई कितना लोगे? 90. वाह नहीं नहीं जीरो 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 वाह जीरो वाह मेरे बच्चों वाह. वापी सोच रहे 94 सोच रहे हैं वापी से वापी नहीं नेक्स्ट टाइम मुझसे माफ करें. हमने राहुल आपको कहते हैं क्या व्हाइट शर्ट इसमें व्हाइट शर्ट कहाँ से आ गया व्हाइट शर्ट में ऐसा बंद करके ना, ऐसा धबाधब धोएंगे एक दिन, आपका पब्लिक धुलाई किसी को करेंगे. जेल में अगर बंद करना हो ये प्रिजन है ऐसे ही prison में. फिर ये ऑलवेज हैव वन नेम आपको इसके लिए सॉल्व करना है, फॉर दिस कंडीशन. और ये ऐसा नॉर्मली आ रहा है. प्रिज्म एंगल बताया था क्या? वही तो निकालना है. वही निकालना है. क्रिटिकल एंगल क्या? स्नेल्स लॉ लगा दो दूसरे सरफेस पे. म्यू इनटू sin 6 पर 1 इनटू sin 90. हम्म तो आई म्यू इंटू साइन सी R2 या साइन सी 1 इज इक्वल टू 1 इंटू sin 90. साइन 90. यहाँ से साइन R2 मिल जाएगा. sin c है 2/3. फिर उसके बाद अटक गए. इसमें एक वैल्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है.
साइन इनवर्स 2/3 दिया हुआ है, तो सी निकल जाएगा। ये डेटा लिख लो। सी 42। हाँ, सी नहीं गिवन है, वो साइन इनवर्स 2/3 का वैल्यू गिवन है। फिर बताओ। यहाँ तक तो हमने भी किया है। यहाँ तक कर लिया, तो फिर बचा ही क्या है? यहाँ तक पहुंच गया तो डेल्टा तो प्रीटी मच बहुत इजी है। हाँ, डेल्टा ही तो बचा, ए भी तो निकालना है। तो ए तो R2 के ही बराबर हो गया ना, क्योंकि R1 कितना है 0, R1 प्लस R2 ए है, तो R2 ही ए के बराबर होगा, और लाइट अगर सरफेस पे ग्रेस कर रही है तो वही क्रिटिकल एंगल भी होगा। तो R2 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 डिग्री। हाँ, R1 0, डेल्टा निकाल लो। डेल्टा के लिए यहाँ ध्यान दो, ये एंगल कितना है, ये अगर सी है तो ये भी कितना होगा सी, और सी का वैल्यू कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 90 माइनस सी विच इज 90 माइनस 42 विच विल बी कितना 48 डिग्री। ये आंसर्स हैं आपके। एक क्वेश्चन मुझे देना था होमवर्क में, वेव ऑप्टिक्स में शुरू करके क्लास खत्म करूंगा। नहीं, 12 बजे से केमिस्ट्री में क्लास है। हाँ चलो, 12 में क्लास है। 12:30 से ना, तो मैं 10 मिनट खींचूंगा। किधर गया प्रिज्म का एक क्वेश्चन जो देना था, कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, हुआ क्या वो? नहीं, वही तो क्यों होगा? लिखवाएंगे नहीं नहीं, सब प्रिंट आउट। इसके बाद कुछ भी आपको लिखना नहीं, आपको बस क्लास में उपस्थित रहना है। पीडीएफ में सबका देते जाऊंगा। मॉडर्न का मैं ग्रुप में डाल देता हूँ ना अभी क्लास के बाद ही, मॉडर्न का क्लास। सर वो सेमीकंडक्टर लॉजिक है सर। शुरुआत करेंगे मॉडर्न की डुअल नेचर से। डुअल नेचर के लिए मुझे चाहिए 2 घंटे, 2 घंटे में हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2 घंटे, एटम्स 2 घंटे, न्यूक्लियाई 2 घंटे। न्यूक्लियाई और जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप उसमें एटम्स या न्यूक्लियाई का एक पार्ट आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वो 1/λ वाला सीरीज वाला, वो हो जाएगा। टाइम जो लगेगा वो सेमीकंडक्टर्स में लगेगा। उसमें भी फर्स्ट हाफ थ्योरी है, जल्दी हो जाएगा। न्यूमेरिकल सिर्फ 2 ही जगह से आते हैं, लॉजिक गेट्स के आइडियल बिहेवियर पे, डायोड्स पे, और एक जीनर में न्यूमेरिकल होगा, और एक कई बार एलईडी में न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, दैट्स इट, उससे बाहर नहीं। सर एक दिन ग्राफ्स वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। 4 घंटे का क्लास में बुला लीजिए, फिर मतलब फ्राइडे भी दीजिएगा, और फिर दो एक दिन में 2 चैप्टर। टेस्ट नहीं होगा तो सैटरडे भी आ जाओ, संडे भी आ जाओ। थ्योरी में सारा एक साथ समझा सकता हूँ, उसका न्यूमेरिकल्स तो एक साथ ही खींचेंगे। सब थ्योरी, देखो थ्योरी तो है सब में, बट न्यूमेरिकल्स भी है सब में। इस बार जो डुअल नेचर से क्वेश्चन आया था वो मतलब डायरेक्ट नीट 2016 का पीवाईक्यू था, मतलब हूबहू वही है। मॉडर्न में रिपीट होता है, मॉडर्न में बहुत वैरायटी नहीं है। जब हम मॉडर्न करेंगे आप मार्क कर दीजिएगा, मतलब कुछ बुक से मार्क कर दीजिएगा, हम सॉल्व करेंगे। हम मॉडर्न का क्लासेस नहीं करेंगे, हम मॉडर्न सैटरडे तो मॉडर्न फिजिक्स होएगा हमारा तो तो हंसते तो হবে, টেস্ট তো দিতে হবে কি ফিজিক্স টিস না দিস না তো না, বলে দিয়েছে যদি ক্লাস না করি টেস্ট দিতে হবে।
आगे के लिए क्लास मैं तेरे घर आसी सो और आसान के भी तो बेटा होएगा ये क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहा है मुझे, कौन सा वाला लास्ट जो एक होमवर्क में देना था। नहीं, आई डोंट नो किधर गया वो। ये आप ऑनलाइन में से देखिए बढ़िया सवाल था। एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में तो। A rectangular block of glass, a rectangular block of glass is placed on a printed page. A rectangular block of glass is placed on a printed page. Is placed on a printed page lying on a horizontal surface. Lying on a horizontal surface. Find minimum value of Ri. Find minimum value of Ri of the glass. Find minimum value of the Ri of the glass for which letters on the page are not visible. For which letters on the page are not visible from any of the vertical faces of the block. From any of the vertical faces of the block. आंसर लिख लो, √2 से ज्यादा आना चाहिए। The mu should be greater than √2. सवाल है कैसे कैसे करेंगे इसको? ट्राई करना। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार नीट में पूछ भी रखा है, जेईई मेंस में भी पूछ रखा है। आई थिंक सेम ही क्वेश्चन ना हो, बट लॉजिक सेम है, स्टेप सेम यूज होने हैं। यहाँ सुनो जरा, वेव ऑप्टिक्स। मैं भी तो बोलता हूँ वेव शुरू हो गया। वही पीडीएफ है ना लास्ट ईयर वाला? इसमें से कुछ थ्योरी काटनी है मुझे। लाइट के नेचर के बारे में क्या क्या थ्योरीज जानते हो? लाइट के पास कैसा नेचर होता है? वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। क्या दोनों एक साथ भी होता है? सच्ची? नहीं दोनों एक साथ नहीं होता है। दोनों एक साथ होता है क्या? क्या लगता है सौम्यन? लाइट के पास डुअल नेचर तो है। डुअल नेचर मतलब कौन कौन सा नेचर? एक पार्टिकल और एक वेव। क्वेश्चन मेरा यह है, क्या किसी इंस्टेंट पे दोनों नेचर साइमल्टेनियसली हो सकता है? नहीं। एक एक्सेप्शन है क्या उसका कुछ? आई एम जस्ट चेकिंग, आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं है। किसी पर्टिकुलर फेनोमेनन में या तो वो पार्टिकल नेचर ही अडॉप्ट करेगी या वो वेव नेचर ही अडॉप्ट करेगी। कब कौन सा नेचर आएगा ये कैसे पता चलता है? जो इफेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर देखें उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट देते हैं तो उसमें से निकल के जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर होता है। वो पार्टिकल नेचर प्रूफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो जाता है। उसकी इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी तो उनको अपन ने नोबेल प्राइज दिया था। ठीक है। वेव नेचर अपन मतलब आई वाज देयर मैन। अच्छा, तो दोनों नेचर एक साथ नहीं होगा। कब लाइट को पार्टिकल नेचर लेना है, कब वेव नेचर लेना है, वो सामने वाला ऑब्स्टेकल बताएगा जिसपे लाइट गिर रही है या जिससे लाइट इंटरैक्ट कर रही है। आ रहा है बात समझ में? अगर ऑब्स्टेकल बड़ा है, कैसा होना चाहिए ऑब्स्टेकल? बड़ा। अगर ऑब्स्टेकल बड़ा है, कम बड़ा मतलब कितना बड़ा, फिर ये क्वेश्चन भी आएगा। तो लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा। लाइट का वेवलेंथ किस यूनिट में मेजर करते हैं?
एंगस्ट्रॉम में पहले करते थे, अब ऐसा यूनिट नैनोमीटर है मेजरमेंट का, ठीक है। बट एनीवेज क्या वो बहुत छोटा वैल्यू है? अगर उस वेवलेंथ के कंपैरिजन में आज जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है वो बड़ा है तो लाइट पार्टिकल नेचर ले लेगी। तो ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ तो कैसा नेचर डोमिनेट करेगा? पार्टिकल। ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो वेव नेचर। आया बात समझ में? वेव नेचर डोमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशंस है इट शुड बी कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बहुत बड़ा है कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट तो कौन सा नेचर अडॉप्ट हो जाएगा? पार्टिकल। आया बात समझ में? लेकिन सर de Broglie वेव जब हम स्टडी करते हैं वो पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल्स के लिए है, वो लाइट की बात नहीं हो रही है वहां पे। आपका चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो रेडिएशन में हम लाइट के डुअल नेचर की बात करते हैं। वहां पे जो सेकेंड पार्ट है चैप्टर का डुअल नेचर ऑफ मैटर, वहां पे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ करते हैं स्टडी। तो वो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एग्जिस्टेंस है वो तब आएगा जब मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हाई स्पीड पे मूव करेंगे। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि उसमें तो पार्टिकल भी एकदम मूव करते हैं वेव के फॉर्म में। वो वेव फेनोमेनन शो करता है। तो उसमें उन्होंने ये बोला था, उनका लॉजिक ये था, 23-24 साल की उम्र में उनको भी नोबेल मिला था डी ब्रॉगली को, पीएचडी हाइपोथेसिस। हाँ, पीएचडी की थ्योरी में उन्होंने वो जो डुअल नेचर का थ्योरी है वो सबमिट किया था और वहां से उनको नोबेल प्राइज मिला था। लॉजिक सिर्फ ये था, लॉजिक बस इतना था कि नेचर को क्या सिमेट्री पसंद है। बिल्कुल, नेचर में या तो रेडिएशन ही है या फिर मैटर ही है। अगर वो जो नेचर में सिर्फ रेडिएशन या मैटर है और अगर रेडिएशन डुअल नेचर शो कर रहा है तो मैटर पार्टिकल्स ने भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। ये उन्होंने थ्योरी दी थी। उनके मरने के आई थिंक कुछ साल बाद किसी ने प्रूव कर दिया। आ रहा है बात समझ में? कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डबल स्लिट से पास करवाएंगे तो वो भी जस्ट लाइक लाइट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या मटेरियल पार्टिकल है, उसका मास तो जीरो नहीं है, उसका एक फाइनाइट मास है, छोटा है बहुत बट फाइनाइट मास है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने दो स्लिट से पास किया तो उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न शो किया। इंटरफेरेंस पैटर्न शो करना किसका कैरेक्टरिस्टिक है? वेव्स का। तो वहां पे जब हमने वो दो स्लिट में से इलेक्ट्रॉन बीम को फायर किया तो सामने इंटरफेरेंस पैटर्न देख के हमने बोला कि मटेरियल पार्टिकल्स भी वेव नेचर शो करते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो लाइट के नेचर से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट होता क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पढ़ा है हमने। कौन सा सेंसेशन प्रोड्यूस करता है? विजन का। लाइट के पास क्या कौन से नेचर होते हैं? दो नेचर, डुअल नेचर। कौन कौन सा? पार्टिकल भी और वेव भी। ऑब्स्टेकल बड़ा है तो कौन सा नेचर? पार्टिकल। ऑब्स्टेकल छोटा है तो वेव नेचर। एक साथ में दोनों नेचर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि या तो ऑब्स्टेकल बड़ा होगा या फिर छोटा है, ऐसा नहीं बोलेगा दोनों के बीच में हुआ तो वो नहीं है बात कोई। तो लाइट के नेचर के बारे में कुछ थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहला था न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या आपने बचपन में ये पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। इन्हीं कॉर्पसल्स को आगे हमने फोटोन का नाम दिया था। आया बात समझ में? तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी को ही डेवलप करके हमने फोटोन थ्योरी बनाई थी। आ रहा है बात समझ में? तो ये जो टाइनी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है उन्हीं को हमने क्या माना था? दे आर कॉल्ड कॉर्पसल्स। और वहां पे हमने कौन से नेचर की बात करी? पार्टिकल नेचर की। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में हम कौन सा नेचर बात करते हैं? पार्टिकल नेचर, ठीक है। इस पार्टिकल थ्योरी से या ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है इससे हमने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया और एक आपके सिलेबस में जो नहीं है कॉम्पटन इफेक्ट भी एक्सप्लेन किया। आ रहा है बात समझ में? इस पार्टिकल थ्योरी से कुछ फेनोमेनन एक्सप्लेन नहीं हुए। दोज वेर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं? नहीं, हम लोग इसको कहां पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हम कौन सा नेचर बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं? पार्टिकल नेचर। लाइट की जो पूरी थ्योरी है वो इन्हीं भाई साहब ने डेवलप करी थी। आ रहा है बात समझ में? 26 साल की उम्र से पहले सब थग लाइफ ही थे। तो इन्होंने जो ऑप्टिक्स वाली किताब जो लिखी थी उसमें कैसा नेचर मान के चले थे? पार्टिकल नेचर। तो जो आप जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर ये सब जो भी पढ़ते हो वो
पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो पार्टिकल नेचर से हम लोग रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। क्या एक्सप्लेन नहीं होता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जो हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में हम कौन सा नेचर लेके चलेंगे लाइट का? वेव नेचर। फिर समराइज करेंगे डुअल नेचर में। तो इसी पार्टिकल थ्योरी से या कॉर्पस्कुलर थ्योरी से हमने क्या बनाया था? फोटोन थ्योरी। इतना बात समझ पा रहे हो? हाइगन अंकल आए थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? वेव थ्योरी। इसी को डिटेल में पढ़ना है, वेव फ्रंट वगैरह ये सब कुछ कुछ, ठीक है? तो वेव थ्योरी में जस्ट मैं थ्योरी सम अप करके क्लास कंक्लूड करूंगा। तो वेव थ्योरी में हाइगन ने ये माना कि लाइट, अरे चुप रहो, हाइजीन बोल दोगी तो। तो वेव थ्योरी जो हाइगन ने दी थी उसमें उन्होंने लाइट को किस फॉर्म में ट्रेवल करते हुए माना, या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए? वेव्स। उन्होंने माना कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता है? उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसको मीडियम नहीं चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो अब सिंस वो मैकेनिकल मान चुके हैं तो मीडियम भी मानना होगा। वैक्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं था तभी, तो उन्होंने मान लिया कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे क्या फैला हुआ है? ईथर। आया बात समझ में? ये वही केमिस्ट्री का ROR वाला ईथर है, ठीक है? हाँ, उनके मन में आया, उनको ईथर अच्छा लगता होगा। आई थिंक परफ्यूम वगैरह में यूज करते हैं क्या? जाने दो। हाँ, लुमिनिफेरस ईथर वैसा। तो ये ईथर उन्होंने मान लिया कि मीडियम नहीं होगा, तो लाइट जो उन्होंने ट्रांसवर्स मैकेनिकल माना है वो प्रोपोगेट नहीं करेगी। आ रहा है बात समझ में? तो इसको प्रोपोगेट करवाने के लिए उन्होंने यूनिवर्स में क्या फैला हुआ मान लिया? ईथर। और उन्होंने बोला कि इस मीडियम में सब कुछ लाइट स्पीड पे चलेगा। आ रहा है बात समझ में? तो हाइगन की वेव थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन किया, पोलराइजेशन किया, बट क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो पहली थ्योरी कौन सी थी? कॉर्पस्कुलर। दूसरा हाइगन का वेव थ्योरी। और तीसरा क्या था? मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो आप EMW में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? इसमें मैक्सवेल ने बोला कि ना वो पार्टिकल है ना वो वेव है, इट इज एन कैसा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है मतलब इसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड्स एक दूसरे के कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में? सेम फेज में, सेम फेज में। ये लाइट की प्रॉपर्टी भी है कि लाइट में दो फील्ड्स होती है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों सेम फेज में होंगी, और साथ में वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगी ये दोनों फील्ड। आया बात समझ में? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर उधर या इधर वेव प्रोपोगेट करेगी। आ रहा है बात समझ में? E×B था, 3 एक्सिस आ जाएगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियों को कर्ल करोगे तो थंब आपको वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दे देगा। आ रहा है बात समझ में? तो वेव प्रोपोगेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ E×B। इतना बात समझ पाए? बाकी के लिए वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेट होता है। मेरे ट्रिप में तो इस बार आया था EMW। चलो बाकी कल, ठीक है?